नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। सीईसी की आज जो बैठक है वो आप देखिए किस तरह से हुई, लेकिन फिलहाल सीसीएस की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी की गई है। पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड हैं उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर पूरी तरह से देखिए रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, गृह मंत्री आप देखिए किस तरह से पूरी ब्रीफिंग वहां पर दे रहे हैं और साथ ही साथ एनएसए डोभाल भी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के अंदर मौजूद हैं और साथ ही ये बताते चले कि निर्मला सीतारमण भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं और तमाम पहलुओं को खंगाल कर आगे की रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले कि सीसीएस बैठक अभी भी जारी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं और ये भी बताते चले कि जिस तरह से चश्मदीद है जो अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को जिस तरह से बात बताई गई है चश्मदीदों की तरफ से कि सेना की वर्दी में 2 से 3 लोग आए थे जिन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था और जिस पर अब कार्रवाई को अमल में लाने की कोशिश की गई है। इससे पहले यह भी अपडेट आई कि लगभग कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ पूरी तरह से जारी कर दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। एसएसपी को, कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, जिस तरह से निर्देश यहां गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो फिलहाल पहलगाम हमले पर कश्मीर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और कैबिनेट ने यहां पर सहयोग का वादा कर दिया है कि अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो कश्मीर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया कि वो सब केंद्र सरकार के साथ हैं। जो फैसला होगा आतंकवाद के खिलाफ उस पर अमल किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ बताते चले कि पीड़ितों को यहाँ पर आप देखिए श्रद्धांजलि दी गई है। जो पीड़ित लोग थे, काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन भी हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में आज बंद का आह्वान हुआ और उसके साथ ही लंबे समय से अब आप देखिए किस तरह से शाम 6 बजे के बाद से ही बैठक का दौर शुरू हुआ था। सरकार पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर बड़ा एक्शन ले सकती है। एक बड़ा एक्शन का जो प्लान है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2016 में आपने देखा था कि उड़ी स्ट्राइक हुई और कैसे वहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। फिर 2019 में आपने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, लेकिन अब 2025 में एक बार फिर से रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि एक एक करके पहलुओं को खंगालने की कोशिश हुई है कि आखिर कैसे आतंकी अंदर घुसने की फिराक में रहे और कामयाबी कैसे वहां पर मिली, किस तरह की चूक रही है, कहां पर काम करने की जरूरत है। बताते चले कि 2016 में उड़ी सैन्य बेस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 19 जवानों की शहादत हुई थी और स्ट्राइक यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद बताते चले कि 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक किया गया था। 40 के करीब जवानों की शहादत हुई थी और बालाकोट स्ट्राइक की गई। लेकिन अब यहां 22 अप्रैल को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें कई सैलानियों की जान चली गई, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अनुपम तिवारी हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल एस.के. मल्होत्रा हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, अनुपम तिवारी जी। सीसीएस की बैठक चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आतंकियों के आकाओं पर एक बड़ा प्रहार किया जा सकता है। देखिए, सीसीएस की बैठक में निश्चित तौर पर कुछ गहन चर्चाएं होगी। जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि वो कारण जानने की कोशिश करी जाएगी, वो लैप्सेस अगर कुछ हुए हैं तो उनको समझने की कोशिश करी जाएगी और अगर कहीं कोऑर्डिनेशन में अलग अलग विभागों के बीच में कमी रही होगी तो उसको समझने की कोशिश करी जाएगी। वो तो एक पहला चैप्टर हो गया और अगला चैप्टर उनकी बातचीत का ये रहेगा कि अब आगे क्या, आगे हम कैसे जवाब देंगे। और जवाब हमको 2 तरह से देना है, दुश्मन को भी देना है और अपने देशवासियों को भी बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या उनका बदला ले पाएंगे, क्या हम उन शहादतों के लिए हम गुनहगारों को सजा दिला पाएंगे। हमको वो जवाब अपने देश को भी देना है। तो सरकार इस मामले में अब बहुत ज्यादा चिंतित होगी और सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत गहरी चोट दी, आतंकवादियों ने बहुत गहरी चोट दी है। आपने दिखाया कि उरी में अटैक हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, निश्चित तौर पर वहां पर भी बहुत लोग शहीद हुए थे, लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं वो हमारे सैनिक थे, सैनिक जो कि लड़ने के लिए जाने जाते हैं। यहां पर तो पहलगाम में निहत्थे आम सैलानियों को उनके रिलीजन के ऊपर जाकर के मार दिया गया। ये तो बिल्कुल मैसेकर था।
और इस मसैकर को देखते हुए ये इस घटना को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, एज गुड एज जैसा 2008 में मुंबई अटैक के समय हुआ था। निहत्थे लोग वहां भी मारे गए थे, लगभग कुछ वैसा ही यहाँ पे किया करने की कोशिश करी गई। तो अब ये भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। भारत सरकार को यह भी समझना है कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो क्यों था, और अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस आई हुई थी, तो क्या वो अलग अलग विभागों तक सही समय पर नहीं पहुंची थी या पिन पॉइंट होकर के नहीं पहुंची थी? क्योंकि एक सुरक्षा का लैप्स तो सामने दिख ही रहा है। मगोत्रा जी, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा का कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, लेकिन उसके बाद एक और सुबह से ही इस पर चर्चाएं चल रही हैं। मगोत्रा जी, सवाल उठ रहे हैं कि जिस होटल के अंदर ठहरे उनके जो मालिक थे, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, जिन लोगों ने उन्हें अंदर रखा, उनकी इन्फॉर्मेशन को बाहर पहुंचाया कि कितने लोग हैं, कौन कौन सेना से जुड़ा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर दी गई। फिर उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था जिन लोगों ने टैक्सी में उन लोगों को बिठाया है और वो इलाका दिखा दिया कि यहां पर आप घूम लीजिए, यहां आपको घुमाया जाएगा। फिर उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था जो लोग उस इलाके के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने नीचे का रास्ता दिखाया कि आप नीचे चले जाइए। वहां पर आप देखिए किस तरह से डेस्टिनेशन बनाई गई है, और फिर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां शुरू हो जाती हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे तमाम उन लोगों को पकड़कर पूछताछ करने की जरूरत है, जिसमें खबर भी आई कि लगभग कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में लिया गया है? आशा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो कि पहले भी कई बार इसी मंच पर हम बता चुके हैं कि अब जो हैं हमारे को मीडिया भी बता रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बता रही हैं कि जी उनको वहां लेके गए, 1 से 7 तक उन्होंने वहां पर रिकॉनेसेंस की और ये गाड़ी वहां लेके गई, इस होटल में ठहरे। देखिए, जब पुलवामा का ये हुआ था तो आपको याद होगा, आप ही के मंच पर मैंने कहा था कि वो गाड़ी कहाँ से खरीदी गई, कहाँ पर उसमें बारूद फिट हुआ। एक दिन में तो बारूद फिट हो नहीं सकता था, उसको आफ्टर ऑल कहीं पर सजाया गया, कहीं पर बारूद लोड किया गया, कहीं पर वो खरीदी गई, कहीं पर रखी गई और तैयार करके फिर रिकॉनेसेंस करके वहां पर गई वो। तो ये तमाम चीजें एक दिन में नहीं हुई हैं, और ये भी एक दिन में तैयारी नहीं हुई है। और पहली बात तो ये है कि ठीक है, 3-4 फिल्टर हमारे हैं, बॉर्डर से क्रॉस करके उसके बाद अंदर आए, फिर आकर पब्लिक में बिल्कुल मिल गए। तो और जो पहलगाम है, ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड कोई एरिया नहीं है कि जहां पर वो बिल्कुल गुम हो जाएंगे। कोई भी अगर वहां पर नया आदमी जो लोकल के अलावा आता है तो एकदम लोगों को पता लग जाना चाहिए कि भाई ये नया आदमी यहाँ पर घूम रहा है, किस लिए आया। और खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो हमारी, हम भी उनको सिक्योरिटी एजेंसी, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स वो कहते हैं कि हमारे भी तो वहां वर्कर्स काम करते हैं, जिनको जो कि यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल कपड़ों में है, वो उन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हाँ, ये हालात, ये आदमी कौन है जो संदिग्ध लोग यहाँ घूम रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि होटल वालों को पकड़ना चाहिए, टैक्सी वालों को पकड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा सवाल तो आपके साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की जो बैठक चल रही थी, फिलहाल खत्म हो गई है। तकरीबन 2.5 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ और साथ ही साथ डोभाल भी मौजूद रहे हैं। बड़ी अपडेट बताते चले कि सीसीएस की बैठक जो है फिलहाल खत्म हो गई है, और एक बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से अब पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पहलगाम अटैक को मद्देनजर रखते हुए सीसीएस की बैठक चल रही थी, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, गृह मंत्री आप देखिए किस तरह से अपनी मौजूदगी दे रहे थे, राजनाथ सिंह उसमें मौजूद थे, अजित डोभाल इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और अब फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो गई है, संपूर्ण रूप से आप देखिए इस बैठक को खत्म कर दिया गया है। और थोड़ी देर में अगर ब्रीफिंग कुछ किया जाता है, जनता के सामने कोई जानकारी साझा की जाती है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि उपराज्यपाल की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। मगोत्रा जी, फिलहाल 2.5 घंटे तक बैठक चली है, बैठक समाप्त हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद थे, 7 लोक कल्याण मार्ग पर ही बैठक हुई, एक रणनीति बनाई गई है। फिलहाल बैठक खत्म हो गई। मगोत्रा जी, सबसे पहले तो किस तरह की रणनीति बुनी गई होगी, क्योंकि जानकार ये कह रहे थे कि क्विक एक्शन होना जरूरी था। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ ये तो चलेंगी बैठ के, आज तो कोई नई बैठक तो ये हुई नहीं है, ये पहले भी होती रही है, होती रहेंगी और आगे भी होती रहेंगी। देखिए, तमाम टास्क जो हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउ टास्क व्हिच आर टू बी गिवन। वन इज द आर्मी को अपना टास्क दे दिया जाएगा और वो अपने आप जो कार्रवाई जो भी उन्होंने करनी है, जिसको हम लोग आपको पहले भी ये डायलॉग दे चुके हैं कि वक्त भी हमारा होगा, टाइम भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी, चुनी हुई होगी। कहाँ करेंगे, किस समय करेंगे, ये नहीं बताया जाएगा।
और कब हम स्ट्राइक करेंगे, कब, ये तो टास्क है आर्मी का। अब आ गया राजनीतिक लेवल पर। राजनीतिक लेवल पर ये जो प्लान्स बनाई जाती हैं ये भी आउट नहीं होती। किस लेवल पे इन्होंने कहां तक इसको ले जाना है, कहां पर जरूरी है, किनको बताना है, किनको नहीं बताना है, ये तमाम चीजें, और राजनीतिक लेवल पर क्या क्या डिस्कशन हुई है, ये सब धीरे धीरे बाहर आएंगी, अभी नहीं। तो तीनों चीजें जो बाकी रह गया कि जो है अभी, जो कि अंदर का मामला है, जो कि वहां पर अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, हमको उनको ढूंढ ढूंढ के आशा जी निकालना है। और जैसे बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको निकालना पड़ेगा। जब तक अगर स्पोर्ट नहीं है तो इतना बड़ा कांड वहां पर हो नहीं सकता है। अनुपम तिवारी जी, सवाल ये भी है कि लाल कलर की फाइल देखी गई है अमित शाह के हाथ में, वो किस और इशारा कर रही है? देखिए इशारा तो साफ है। जैसा हम सब लोग सहमत हैं कि सरकार बिना कड़ी कार्रवाई किए अपना मुंह नहीं छुपा सकती है, सरकार को करना ही पड़ेगा। और इस बार जो करना पड़ेगा वो उरी और बालाकोट स्ट्राइक से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नुकसान दूसरी तरह का हुआ। इस बार बेगुनाहों की जानें गई हैं, इस बार सैनिक नहीं शहीद हुए हैं, इस बार आम नागरिक शहीद हुए हैं। तो इस बार तो वो लाल किताबें, लाल फाइलें तो आती रहेंगी और आपको दिखती रहेंगी। और निश्चित तौर पर इस मीटिंग में जो 2.5 घंटे जो चली है, और इसमें जो भारत के सबसे बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, वो सिर्फ बातें तो नहीं कर रहे होंगे, वहां पर कुछ बड़ी चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन मैं कर्नल साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो सब चीजें अभी पब्लिक डोमेन में शायद ना आए, जिस समय वो एग्जीक्यूट होंगी तब उस समय समझ में आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जो जवाब मिलेगा वो पहले जैसा नहीं होगा। इस बार जबरदस्त जवाब मिलने की आशंका है, और मुझे लग रहा है कि इस बार सरकार के पास अब कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, क्योंकि उस आतंकवाद की जड़ को तोड़ने की बात राजनाथ सिंह जी भी कह चुके हैं। अब आतंकवाद की जड़ कौन है सब जानते हैं, वो जड़ वहीं पर है जहां से 3 दिन पहले वीडियो मल्होत्रा जी, अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि बार बार सवाल, ठीक है अनुपम तिवारी जी, मल्होत्रा जी, बार बार सवाल ये उठ रहा था कि लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज आपने देखा कि कंप्लीट बंद कश्मीर के अंदर भी, चाहे वो किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हो, बार एसोसिएशन से हो, पॉलिटिशियंस हो, आम जनता हो, हर कोई सड़कों पर कैंडल मार्च करते हुए मुस्कुरा रहे हैं आप। आशा जी देखिए, ये पूरा कश्मीर जानता है कि अगर वहां पर टूरिस्ट आना बंद हो गया, जिस तरह की अभी आज फ्लाइटें जा रही हैं, वहां से टूरिस्ट निकल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि टूरिस्ट को, वहां के लोकल जनता को, कश्मीर को मालूम है कि अगर टूरिज्म बंद हो गया तो वो लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और आप देखिए कि इस साल ये बम्पर सीजन था। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, सोनामर्ग, तमाम जगहों पे इस वक्त होटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो नेचुरल बात है कि लोकल जो है वो पैसा कमा रहा है। तो ये जो है लोकल जो है वो नहीं चाहेंगे इस बात को। बट जो लोग इसके अंदर, वो लोग जो हैं जो कि आस्तीन के सांप हैं, जिनको हम लोग अपना ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जानते हैं, वो लोगों को घुन में से, आटे के घुन में से निकालना जो है वो बहुत निहायत जरूरी है आशा जी। नहीं तो ये कार्रवाइयां छोटी जो होती रहेंगी, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद करनी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा तो उनको कहां से फंड मिल रहा है। ठीक है मल्होत्रा जी, फंड्स पर तो आपने देखा कार्रवाई हुई, टेरर फंडिंग का जितना भी मामले थे वो उस पर किस तरह से कार्रवाई हुई, हवाला का जो पैसा था उस पर कार्रवाई हुई। अनुपम तिवारी जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था, ये होगा। अनुपम तिवारी जी, सवाल ये उठ रहा था कि लोकल लोग अगर सपोर्ट करते हैं आर्मी का, तो उसके बाद इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो वो एक विश्वास जनता के बीच में बनाने की जरूरत भी है। देखिए दोनों तरफ से होता है आशा जी, जनता की तरफ से भी जरूरत है और अधिकारियों की तरफ से भी जरूरत है। जनता ने ये कोशिश करी अपनी तरफ से, आज का बंद करके ये दिखाने की कोशिश करी है कि साहब हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा और हम अमन चाहते हैं। जनता ये चाहती है कि अमन रहे, जनता ये चाहती है कि वहां पर कुछ इकोनॉमिक गतिविधियां चलती रहे, और टूरिज्म बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, लोकल सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, कि उन लोगों को ढूंढना कि जहां से लोकल सपोर्ट मिला है, उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने इनको किसी भी तरह की मदद दी है, उन लोगों को ढूंढना कि जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो इन सब चीजों को ढूंढना ही पड़ेगा।
उसके बिना आप ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं, आप आतंकवादियों को ढूंढ भी लेंगे, लेकिन भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होने का आशंका लगातार बना रहेगा। तो आपको अभी से काम करना पड़ेगा, वो सारे स्लीपर सेल्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को चाक चौबंद करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप सैनिकों की संख्या, इंटेलिजेंस के लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दें। तो इसके ऊपर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा तो बेहतर तरीके से उस टेरेन को नहीं कोई समझ सकता है, क्योंकि आप कश्मीर में गए हैं, वहां का टेरेन समझते हैं। एक तरफ से त्राल का इलाका भी लगता है, शोपियन का इलाका भी लगता है, पुंछ का इलाका भी लगता है। जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? आशा जी, बिल्कुल जो आप कह रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने टेरेन के बारे में बात की, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेरेन इन द वर्ल्ड फॉर द टेररिज्म एक्टिविटीज इन कश्मीर। जो पहाड़ यहाँ पर हैं वो सॉफ्ट पहाड़ भी हैं। अब सॉफ्ट पहाड़ का मतलब है कि जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर टेररिस्ट कहीं घुसे है तो अगर कांटेदार झाड़ियों वाला है वो, तो वो वहां कार्रवाई नहीं कर सकता। पर हमारे यहाँ पर जितने भी जंगल ऊपर हैं उनमें आप देखेंगे सॉफ्ट है, और वहां जो इसकी चीड़ और देवदार की खबल जो है वो नीचे पड़ती है और बहुत सॉफ्ट नरम रहती है। तो ये इन इलाकों में इनके लिए छुपना, भागना करना। और दूसरा बात ये होती है, लोग कहते हैं जी आपने बॉर्डर सील कर रखे। बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि बॉर्डर सील कर रहे हैं, फिर कहां से आ जाते हैं? देखिए, बॉर्डर कोई ये लिफाफा नहीं है कि हमने बंद कर दिया। जिन लोगों ने, क्योंकि वो वही लोग क्वेश्चन करते हैं जिन लोगों ने ये टेरेन देखा नहीं। आप देखिए, एंडोलेटिंग ग्राउंड इतने कि एक पहाड़ी पे हम बैठे हैं और नीचे नाले में से लोग गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता लग सकता। हम वहां पर पेट्रोल भेजते हैं, रात भर एम्बुश लगाते हैं, तब जाकर कहीं ना, फिर भी कहीं ना कहीं से ये लोग वहां से फिल्टर से निकल जाते हैं। और तभी हम लोग ये कहते हैं कि उसके बाद जो थर्ड फिल्टर है हमारा, जब वो पब्लिक में आ जाते हैं तो वहां पर हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज सीक्रेटली काम करती हैं, ये उनका काम है कि उनके ऊपर नजर रखना और उनको वहां से पकड़ना, निकालना। अब ये हॉबी है। मैं बता रहा हूँ आपको, होटल्स की बात हुई। मगोत्रा जी सुनिए ना, वहां पर कुछ, मगोत्रा जी सुनिए ना, पहले होटल की बात हुई, फिर उसके बाद ट्रेवल एजेंसी की बात हुई, फिर उस नाके की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जहां पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए थी, उस इलाके की भी बात होनी चाहिए कि अगर वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पर क्यों नहीं पेट्रोलिंग के लिए जवान थे? ये भी तो एक सवाल है कि आपको आधे से पौना घंटा उस इलाके तक पहुंचने को लग रहा है, तो बीच के स्ट्रेच के अंदर क्यों नहीं है सिक्योरिटी? आशा जी, हमारी 2 फैमिलीज, मेरी अपने परिवार के लोग वहां पर थे, 2 परिवार वहां थे, और उनसे मेरी बातचीत थी। वो कहते कि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम से 0 था, कि कोई ये कहे कोई नाका। अरे आप हमारी एयरपोर्ट पर बेल्ट तक उतार लेते हैं हमारे सीआईएसएफ के जवान, और वहां पर इतनी बड़ी हरकत हो जाती है और हमारे नाके उनको चेक नहीं करते। क्यों? इतना बड़ा टूरिज्म प्लेस है, हम जानते हैं, वहां कोई नाका नहीं था, कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई फ्रिस्किंग नहीं हो रही, तो नेचुरली वो लोग निकले हैं वहां से। और वो लोग, ये नहीं है कि आज वो हथियार लेके निकल गए होंगे, वो हथियार पहले लेकर निकल गए होंगे, हथियार पहले उन्होंने वहां पहुंचा दिए होंगे, उसके बाद वो पब्लिक के साथ जुड़ के जा सकते हैं। अनुपम तिवारी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो काराना हरकत करने की कोशिश की गई है, मुनीर की तरफ से भाषण होता है 16 अप्रैल को, 18 अप्रैल को दोबारा से अबू मूसा भाषण देता है, और फिर 22 अप्रैल को इस तरह से घटना हो जाती है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा जो पूरी दुनिया देखेगी, और पीएम ने भी कहा कि कार्रवाई तो होगी। देखिए, पीएम हो, राजनाथ जी हो या गृह मंत्री, आशा जी, कार्रवाई तीनों इस बात को जानते हैं कि करारा जवाब के नीचे बात कि बिना करारा जवाब दिए ये नासूर सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो आतंकवाद की रीढ़ है, बिना उसको तोड़े हुए हमको हमेशा परेशान करते रहेंगे ये लोग। और इस समय देश गुस्से में है, इस समय देश जबरदस्त गुस्से में है, और उस गुस्से को ये राजनीतिक लोग जानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर रक्षा मंत्री हो, या फिर एनएसए डोभाल हो। सबको पता है कि इस समय जो गुस्सा देश के अंदर है वो अगर फट पड़ा तो इनकी राजनीतिक सत्ता में भी असर पड़ जाएगा। तो घर के अंदर खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनको पता है। लेकिन फिर भी इस तरह से स्ट्रैटेजी आप बुन रहे हैं तो सवाल तो उठता है, क्योंकि अगर हम देखें कि 1998 में, जब 28 जुलाई 1998 में शेषनाग के पास ही हमला किया गया था जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, फिर उसके बाद 2000 को यहाँ 13 लोगों की मौत बताई गई थी। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से हौसले पस्त नहीं हुए श्रद्धालुओं के, जो इस बार भी करने की कोशिश हुई है।
देखिए 20 जुलाई 2001 को भी शेषनाग झील के पास यहां पर अटैक करने की कोशिश होती है, 13 लोगों की मौत हो जाती है। 2002 में भी आतंकियों ने नुनवान पहलगाम में हमला किया जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। 2006 में 26 मई 2006 में श्रीनगर की जकूरा इलाके के अंदर इस तरह से घटना होती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। 2006 के बाद 2025 में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, लगभग 28 लोग, ये आंकड़ा कम नहीं होता है। अनुपम तिवारी जी, और आप ये भी देखिए आशा जी ये भी देखिए कि आतंकवादियों ने अपने पैटर्न को लगातार बदला है 2006 के बाद से। कभी लोन वोल्फ अटैक हो रहे हैं, कभी सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी आपको ये भी देखने पड़ा जो लोग बाहर से वहां नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं। तो यानी कि आतंकवाद की एक अच्छी खासी वहां पर पौध जमी हुई है। सरकार कितने भी दावा कर ले कि आतंकवादी खत्म हो गए, हमने धारा 370 हटा करके सब कुछ एलिमिनेट कर दिया, हकीकत ये है कि वो अभी लेकिन मगोत्रा जी नहीं, मैं अनुपम जी मैं इस बात से सहमति नहीं रखती हूँ। मगोत्रा जी, ग्राउंड की रियलिटी बताइए। यूपीए वर्सेस एनडीए को लेकर बात करना जरूरी है। 7000 का आंकड़ा पार किया करते थे आतंकी घटनाओं में, लेकिन आज जो 2200 पर अटक गया है, तो ग्राफ में कमी आई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। जो रियलिटी है वो है। मगोत्रा जी, देखिए आशा जी, बिल्कुल हम ये नहीं कहते। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच हैव चेंज्ड आफ्टर 370 या जो भी है। हालांकि 370 से आगे तक बात का लेना देना कुछ नहीं है। देखिए उसमें आप ओवरऑल जो एवरेज अभी आप देख रही थी, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई, पथराव में कमी आई, और कई जो नारे लगते थे वो कमी आई। आज आपने सभी लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि लाल चौक में झंडे चढ़ाए गए, लाल चौक में फंक्शन मनाए गए। ये तमाम चीजें जो हैं एक पॉजिटिव उसकी तरफ चल रही हैं। आम जनता, देखिए पब्लिक जो है वो, आम जनता जो है वो भी चाहती है कि अमन अमान रहे और हम लोग पैसा अपना आराम से, अपने इकोनॉमी हमारी बढ़े और हम अच्छा कमाएं। और इसीलिए वहां पर हर बार पर क्या है कि इस बार जैसा अभी अनुपम जी ने कहा कि उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजी बदली, सिंगल किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग करी, उसके बाद कभी आर्मी पे अटैक किया, कभी, तो वी आल्सो हैव टू चेंज अवर स्ट्रेटेजी। शांति जिस तरह से स्थापित हो रही थी वहीं से तो इस तरह से बौखलाहट आ गई। सॉफ्ट टारगेट लिया। हाँ। इस बार उन्होंने सॉफ्ट टारगेट लिया कि भाई हम वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए कि भाई शांति नहीं है वहां पर, ये कह रहे हैं भारत के अंदर हैं। और वी वर ऑफ गार्ड। अनुपम तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये ना कि इस अटैक के बाद आप देखिए ना, भारत की जो एक लेवल है वो देखने को भी मिला है। अमेरिका आपके साथ खड़ा है, तालिबान आपके साथ खड़ा है, रूस आपके साथ खड़ा है, कई ऐसी कंट्रियां हैं जो आपके साथ खड़ी हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि आप करिए। लेकिन करना तो हमने ही पड़ेगा। जो खड़े हैं खड़े रहने दीजिए, लेकिन जो एक्शन लेना है वो भारत को ही लेना है जी, वो भारत को ही लेना है। और भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, रूस का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, अफगानिस्तान का सपोर्ट है, सबके सपोर्ट है, और बहुत सारे देश हैं जो भी सिंपैथी हमारे साथ जता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक्शन हमने ही लेना है। एक्शन हमारी सेना ने लेना है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए था, कि लॉन्चिंग पैड से अपने लोगों को शिफ्ट ना कर दिया जाए, इमीडिएट इफेक्ट में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि डर तो एक पाकिस्तान के अंदर अभी होगा। बहुत घातक, बोलिए बहुत घातक एक्शन होना चाहिए, बहुत जल्द एक्शन होना चाहिए। और आतंकवाद के इन ट्रेनिंग कैंप को हटा देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया है, कुछ दिनों बाद वो फिर से पनप जाते हैं, वहां फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हमको उसकी जड़ पर प्रहार करना है। हमको उस असीम मुनीर के मुंह से वो चीजें बंद करवानी है जो वो उल्टी सीधी बोलता रहता है। तो हमको इस तरह सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। हमको पाकिस्तान आतंकियों पर प्रहार नहीं, आतंकियों के आकाओं पर प्रहार करने की जरूरत है कि जड़ को खत्म किया जाए, जो आका हैं उन पर कार्रवाई हो। आशा जी अब कई चीजें जो है वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते, या कोई ऐसी हैं। आप देखिए कि कौन सा मदरसा ऐसा है जहां पर कि आतंकवाद नहीं सिखाया जाता। आप अगर छोटे छोटे बच्चों के दिलों में ये भर देंगे ये चीज, तो ये कहें कि हमारे ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर को हम पकड़ लेंगे। आज अगर 10 हम निकालते हैं तो 15 और पैदा हो जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं धीरे धीरे आ रही हैं। मदरसे भी बंद होने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। कई चीज आस्ता आस्ता उस पर जैसे आपने कहा, देखिए कि पथराव बंद हो गए, हमारे जो लेवल ऑफ अटैक थे वो कम हो गए, हम आतंकवादी घटनाएं कम होनी शुरू हो गई। पर चीज ये है कि जो अंदर की जड़ है
जो अंदर से हमको निकाल के गंद को बाहर फेंकना है, वो हमको छन्नी लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, और बहुत भारी उसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं है कि उनको, आजकल हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे हैं कि हम लोग कोई भी बातचीत होती है वो भी पकड़ी जाती है। तो क्यों नहीं ये जो अंडरग्राउंड वर्कर जो है वो काम करते हैं, क्यों नहीं इनको जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको घेर कर, पकड़ कर और बाहर निकालती। मैं कहूंगा कि ऐसे बंदों को 4-5 को अनुपम तिवारी जी, आप देखिए M4 कार्बन असॉल्ट राइफल, AK-56, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल होना, ये साफ ये तो भी आम बात हो गई। सबके तार मगोत्रा जी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके पीछे से भी जुड़े हुए हैं। और ये उसके पीछे कहां से आते हैं? ये देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बहुत सारी हथियार छोड़ कर गया था। हमेशा पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि उन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान कहां कर रहा है, और अगर तालिबान नहीं कर रहा है तो उनमें से कुछ हथियार क्या पाकिस्तान आर्मी के पास है? इससे बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। और वो हकीकत ये है कि एक बड़ा चंक पाकिस्तान आर्मी ISI के पास वहां से पहुंचाया गया था। अब है उनके तालिबान के साथ टर्म्स खराब हुए हैं, लेकिन उसके पहले उनके टर्म्स अच्छे थे। पाकिस्तान को लग रहा था तालिबान को कंट्रोल कर लेगा। काफी हथियार उसने स्मगल किए, और वही हथियार अब वो भारत के खिलाफ यूज करना चाहता था। एक चीज और देख, अभी चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति देखा गया है जो कि फलस्तीन के आतंकवादी संगठनों से अपने ताल्लुकात रखता है, और उसके देखे जाने की बात है। वो भी वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ अब वो जिहाद भड़काएगा। तो ये सब चीजें रैंडमली नहीं हो रही है, दोनों एक कमेंट कीजिएगा अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से, किस तरह की अब यहाँ स्ट्राइक की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है, एक रणनीति की जरूरत है? आशा जी, तीनों जगह पर रणनीति की जरूरत है। राजनीतिक नीति अलग उस पर वो अपने चैनल पे काम करेगी। जो आर्मी है वो सक्षम है इस काम में, और वो अपने टाइम पर, अपने ठीक समय पर, वक्त पर, जगह पर स्ट्राइक करेगी। इसमें कोई तीनों चीजें जो है वो, और अंदर के जो काम करने वाले हैं वो अभी और स्ट्रिक्ट होकर उनको ढूंढेंगे, निकालेंगे बाहर, उसको छानेंगे वहां से। तो ये तीनों जो चैनल्स हैं वो अपने अपने इलाके में काम करेंगे, और इसके ऊपर वो आप देखिएगा कि रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। पर रिजल्ट जो है वो ठीक है कि रिजल्ट मिलेंगे। ये नुकसान हुआ है जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है। आज बच्चा ये कह रहा है कि नहीं, हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए। बच्चा कह रहा है कि बदला, तो ये बदला जो है, बदला, अनुपम जी, बदला तो ठीक है। देखिए आशा जी, जो दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी, दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी और पैरेलली एक साथ करनी पड़ेंगी। राजनीतिक रूप से पाकिस्तान के ऊपर प्रहार होना चाहिए, पाकिस्तान को हरास किया जाना चाहिए, हर एक वर्ल्ड फोरम में पाकिस्तान को हरास किया जाना चाहिए। और ये होगा कैसे? भारत के तमाम डिप्लोमेट्स के माध्यम से। दूसरी चीज होगी, जहां पर लॉन्च पैड दिखे वहां पर उनके ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी, नेवल स्ट्राइक होगी, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक बॉम्ब छोड़ने पड़ेंगे। पाकिस्तान को गुर्बत की ओर धकेलना पड़ेगा। आगे ही गुर्बत की ओर है, जिसको हर तरह के घर के अंदर लाने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम तिवारी जी जुड़ने के लिए। एसके मगोत्रा जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए, पहलगाम अटैक को लेकर जिस तरह से CCS की बैठक खत्म हो गई है, रणनीति तैयार की गई है, और अब इंतजार इसी का है कि किस तरह का एक्शन होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।